हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को भारत की जलवायु तक पहुंचा दिए, वहां तक पहुंच चुके हैं। अब उसके आगे डिस्कस कर रहे हैं। भारत की जलवायु अभी खत्म नहीं हुई है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन तक पढ़ लिया था, उसका कैसा आगमन होता है, लू क्या होती है, मानसून पूर्व फुहार क्या होते हैं, सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून का बृहद अध्ययन करेंगे। वो कितने टाइप्स की होती है, कहाँ कहाँ से वह भारत में प्रवेश करती है, सारी डिटेल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कुछ प्रीवियस बातें जो कि आज के कॉन्सेप्ट में बहुत हेल्प करेगी। आपका भी रिवाइज हो जाएगा। फटाफट 5 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए ये आप देखिए ग्लोब, यहां पे है अपना इंडिया, ये है इंडिया। ठीक है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। जैसा कि आपको बताया था कि विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें भले ही मकर रेखा पर क्यों न पड़े, जैसे 21 जून को मकर रेखा कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी, 22 मार्च को विषुवत पर लंबवत पड़ेगी, और 22 दिसंबर की बात करें तो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। लेकिन अगर चाहे वो मकर रेखा पर लंबवत पड़े चाहे कर्क रेखा पर लंबवत पड़े, लेकिन किरण की, सूर्य की जो रोज किरण आती है, रेस आती है, उसका कुछ फॉर्म विषुवत रेखा पर लंबवत साल भर पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें साल भर पड़ती हैं। ठीक है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, अब सूर्य की लंबवत किरणें जब ये 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जैसे उत्तरायण होने लग, जैसा कि आपको पहले से बताया था कि जो स्थल खंड है वो जल खंड की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है और ज्यादा गर्म होता है। समझ रहे हैं बात को। अगर एक एग्जांपल ले लें, अगर घर में जब सूर्य की लंबवत किरणें, मतलब दिन में दोपहर में 12 बजे जब सूर्य की लंबवत किरणें सीधे जमीन पे पड़ती हों, तो आप एक बाल्टी में पानी रख दीजिए, है ना, और अपनी एक खाली छत रहेगी। तो आप 1 घंटे के बाद अगर आभास करेंगे, पानी को देखेंगे, तो आप आसानी से पानी को चेक कर सकते हैं कि गर्म है कि नहीं। और उसी टाइम पर अगर आप अपने छत को देखेंगे या अपनी जमीन को देखेंगे, तो वो हो सकता है कि आपके हाथ को जला दे, मतलब इतना गर्म हो जाती है। अतः सिद्ध होता है कि जो स्थल खंड है वह जल खंड की अपेक्षा ज्यादा और जल्दी गर्म होता है। यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं डिस्कस किया। तो जब सूर्य की लंबवत किरणें, जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकने लगता है, तो जब उत्तरी गोलार्ध की ओर 22 मार्च के बाद खिसकने लगता है, तो धीरे धीरे भारत में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है, गर्मी का मौसम आने लगता है। और जैसे ही मई महीना आने तक, मई जैसे ही इंटर करेगा, वैसे ही मई महीने के आते आते ITCZ, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि पहले से बताया जा चुका है आपको, है ना, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया है, आप उसको देखेंगे। जैसे ही जैसी गर्मी बढ़ती जाती है, तो जो स्थल खंड है वो गर्म होना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, स्थल खंड गर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। ये भारत का है। तो जैसे ही उत्तर की ओर सूर्य खिसकने लगता है उत्तरी गोलार्ध की ओर, तो जो स्थल खंड है वो गर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। वो अब सूर्य की लंबवत किरणों का इंतजार नहीं करेंगे कि वो कब कर्क रेखा पर पहुंचेगी, तब हम जाके यहाँ पे गर्म होंगे, क्योंकि वो गर्म अपेक्षा, जैसा कि अभी जैसे कॉन्सेप्ट बताया कि स्थल खंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो जैसे ही यहाँ पे गर्मी, यहाँ तक 5 मई के जैसे ही भारत में एंटर कर लेता है, तो इधर का जो
पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत है वो एकदम गर्म के मारे गर्मी से एकदम धधकने लगता है। वहाँ की जो जमीन है वहाँ गर्मी से धधकने लगता है, जिसके कारण ITCZ अपने आप को पूर्वोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। ITCZ अपने आप को पूर्वोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ITCZ पूर्वोत्तर भारत में स्थापित होने के साथ साथ वह इतना शक्तिशाली हो जाता है, कि ITCZ इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हिंद महासागर और अरब सागर की आर्द्रता युक्त वाष्प युक्त हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि ITCZ वहां स्थापित होने के कारण वायुमंडल में एक निम्न दाब का क्षेत्र, निम्न दाब का जोन क्रिएट हो जाता है ना, स्थापित हो जाता है, जिसके कारण उसको भरने के लिए हवाओं की जरूरत पड़ती है और हवाएं तेजी से उसको भरने के लिए उसकी ओर बहने लगती हैं। ठीक है, और वह ITCZ इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अरब सागर और हिंद महासागर की हवाओं को भी अपनी ओर खींच लेता है, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को भी वो अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, ये जैसे फेरल का नियम, फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है ना। इसी नियम के अनुसार अगर देखें तो जब यहाँ ITCZ अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है तो ये हवाएं सीधे यहाँ से जाने के बाद इस फॉर्म में मुड़ जाती है, ऐसे ये व्यापारिक पवनें ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, समझ में आया? ये व्यापारिक पवनें इस फॉर्म में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं और भारत में प्रवेश कर जाती हैं, और भारत में दक्षिण और पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश करती हैं, इसलिए इसको हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन था। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेन पढ़ते हैं। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराती है 1 जून को। कब? 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराती है और वहां पर खूब वर्षा करती है ना। सबसे पहले 1 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराती है और वहां वर्षा करती है। ठीक है, ठीक है। 1 जून से लेकर 15 जुलाई आते 1 जून से लेकर 15 जुलाई के आते दक्षिणी पश्चिमी मानसून का पूरे भारत में इसका प्रकोप हो जाता है। ठीक है, और भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक बरसात होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप डाल के लिखेंगे कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक होती है। ठीक है, अब जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो भारत में प्रमुख रूप से 2 शाखाओं में प्रवेश करता है। कौन कौन सी, ये डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रमुख रूप से 2 शाखाओं में प्रवेश करता है। एक अरब सागर शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रमुख रूप से 2 शाखाओं में भारत में प्रवेश करता है ना। कौन कौन सी है? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अब आप हेडिंग डालेंगे दक्षिणी पश्चिमी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा। आज हम लोग अरब सागर शाखा के बारे में ही पढ़ेंगे, इसलिए हम आज
यहाँ मैप में अरब सागर शाखा को ही इंडिकेट किया हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून का की अरब सागर शाखा। ठीक है, ठीक। पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले केरल के मालाबार तट से 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराकर वर्षा करती है। पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा। लिखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा द्वारा 1 जून को सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट से टकराकर वहां पर वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके बाद ये मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा पश्चिमी घाट में वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में वर्षा होती है। कहाँ तक से? गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। तो सेकेंड पॉइंट डाल के लिखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागर शाखा द्वारा पश्चिमी घाट पर गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक बरसात होती है। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा द्वारा 1 जून को मालाबार तट पर केरल के मालाबार तट पर बरसात होती है, इसको हम मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका कहते हैं। इसको मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका कहते हैं। ठीक है, जो 1 जून को केरल के मालाबार तट से बरसात होती है, टकरा के बरसात होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब शाखा द्वारा, उसको हम मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आएंगे कि मानसून धमाका या मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में रहेगा कि 1 जून को होने वाली पश्चिमी घाट में 1 जून को होने वाली वर्षा या मालाबार तट पर 1 जून में होने वाली वर्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होने वाली वर्षा स्थलाकृतियों पर निर्धारित होती है, अर्थात पर्वत तथा पठारों पर निर्धारित होती हैं या पर्वत या पहाड़ियों के द्वारा निर्धारित होती है। इसको समझेंगे अच्छे से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप डाल के लिखेंगे कि भारत में होने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में होने वाली बरसात स्थलाकृतियों पर निर्धारित होती हैं, अर्थात पर्वत या पहाड़ियों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वो कैसे? क्योंकि ये है आपका पहाड़, क्योंकि पहाड़ियों द्वारा जो ह्यूमिडिटी मतलब जिस आर्द्रता युक्त जो हवाएं बह के आती हैं, वो जैसे ही पहाड़ों से टकराती हैं तो वो ऊपर की ओर उठ जाती है, है ना। ऊपर की ओर उठेंगी और ऊपर की ओर उठने के कारण ये इनका तापमान गिर जाता है, तापमान में कमी आ जाती है, जिसके कारण ये अपनी नमी पर्वतों के ढालों पर छोड़ देती हैं और फिर ऊपर से बाहर निकल जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो वर्षा होती है वो पर्वत तथा पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती है। अब इस क्रिया को
इस क्रिया को एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं। एडियाबेटिक ताप ह्रास क्या है? आर्द्रता युक्त हवाओं द्वारा पर्वतीय क्षेत्र पर पर्वत के क्षेत्र के समानांतर ऊपर की ओर उठते हुए जब उनकी तापमान में कमी आ जाती है तो अपनी आर्द्रता युक्त हवाएं अपनी पर्वतों के ढाल पर छोड़ देती हैं। इस प्रक्रिया को एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप डाल के लिखेंगे कि एडियाबेटिक ताप ह्रास में इतनी कमी तापमान में इतनी कमी आ जाती है कि वह अपनी आर्द्रता पर्वतीय क्षेत्र के ढाल पर छोड़ देती हैं। इसलिए इसे हम पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। चलिए, उदाहरण के लिए हम बात करें तो ये अरब सागर शाखा द्वारा मालाबार तट पर हवा आती है, आर्द्रता युक्त हवाएं आती हैं और मालाबार तट से टकराती हैं और टकराने के बाद यहाँ पर देखिए, मालाबार तट से टकराती हैं और टकराने के बाद ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के पश्चात जब इनके तापमान में कमी आने लगती है तो ये अपनी आर्द्रता यहीं पे छोड़ देती है, नमी ऐसे ये हवाएं छोड़ देती हैं, जिसके कारण अब पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट पूरा पहाड़ी है, यहाँ से पूरा पहाड़ है। तो पहाड़ होने के कारण पश्चिमी घाट के मैदानों में यह वर्षा अधिकांश होती है। ठीक है, अब ये पर्वतीय घाट पे ढाल पे छोड़ देगी तो ये पर्वतीय घाट इधर का जो मैदान है ये वाला, यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि केरल के मालाबार तट में 1 जून को बरसात होती है। तत्पश्चात 15 सितंबर तक जब तक बरसात यहाँ पर मौसम बना रहता है तब तक मालाबार तट पर बरसात होती रहती है। ठीक है, मालाबार तट अतः कह सकते हैं कि मालाबार तट पर 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक बरसात होती रहती। पश्चिमी घाट पर होने वाली वर्षा, पश्चिमी घाट पर जो वर्षा होती है अरब सागर शाखा द्वारा दक्षिणी पहाड़ी की अपेक्षा उत्तरी पहाड़ियों में कम होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दक्षिणी पहाड़ी उत्तरी पहाड़ी की अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊंचाई पर है। देखिए यहाँ पे जैसे ये पहाड़ी है, यहाँ पर बरसात हो रही है, यहाँ पर हवाएं आई और यहाँ पर अपना बरसात करके चली गई। लेकिन अगर ये पहाड़ी और थोड़ा ऊंचाई पे होती, ऐसे होती तो ये हवाएं यहाँ तक उठ के जाती और ये बरसात यहाँ से होती तो ज़्यादा बरसात प्राप्त होती, उस एरिया में ज़्यादा बरसात प्राप्त होती। यही कारण है कि जो दक्षिणी पहाड़ी है, पश्चिमी घाट की जो दक्षिणी पहाड़ी है, यह उत्तरी पहाड़ी के अपेक्षाकृत यहाँ ज़्यादा बरसात प्राप्त होता है, क्योंकि यह पहाड़ी दक्षिणी पहाड़ी के अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊंची है, जैसे यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यही रीज़न है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप डाल के लिखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट के मैदानों में बरसात करते हुए यह भ्रंश घाटियाँ, नर्मदा भ्रंश घाटी और ताप्ती भ्रंश घाटियों में भी प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक खाली जगह मिल जाता है भ्रंश घाटी, तो ये यहाँ से प्रवेश कर देती हैं और अमरकंटक पठार से टकरा कर यहाँ पर भी वर्षा करती हैं। अमरकंटक पठार पर भी अरब सागर शाखा द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप डाल के लिखेंगे अरब सागर शाखा की
अरब सागर शाखा के उत्तरी शाखाएं गुजरात के सौराष्ट्र की पहाड़ियां गिरी तथा मांडव की पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पर भारी वर्षा करती हैं। चूंकि गुजरात का अधिकांश भाग सूखाग्रस्त होने के कारण भी यही कारण है कि गुजरात के अधिकांश क्षेत्र, यहाँ सब एक अक्ष वगैरह ले ले आप, तो ये सूखाग्रस्त एरिया है। ऐसा लिखें कि गुजरात का अधिकांश क्षेत्र सूखाग्रस्त होने के कारण भी गिर तथा मांडव की पहाड़ियाँ के जो जंगल्स हैं एकदम हरे भरे होते हैं। क्योंकि अरब सागर शाखा द्वारा यहाँ पर बरसात प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप डाल के लिखेंगे। गिरी और मांडव की पहाड़ी में बरसात होने के पश्चात यह हवाएं उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यह राजस्थान के माउंट आबू गुरु शिखर से टकराती हैं। गुरु शिखर से टकराती है और माउंट आबू पर बरसात करती है। माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी पर। तो यहाँ पर ये बरसात करती है, कहाँ? गुरु शिखर के माउंट आबू पर। इसके पश्चात माउंट आबू के जो अतिरिक्त क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है अरावली पर्वत का, यहाँ पर बरसात नहीं होती है अरब सागर शाखा द्वारा। क्यों? क्योंकि अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो इन हवाओं के समानांतर आ जाती है। समांतर आ जाने के कारण ये सीधे निकल जाती है, कहीं टकराती नहीं, जिसके कारण यहाँ पर बरसात नहीं होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने आज देख लिया कि अरब सागर शाखा द्वारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागर शाखा द्वारा भारत में कहाँ और कैसे बरसात होती है और कहाँ से कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, उसको बहुत अच्छे से देखा, पढ़ा और समझा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा, है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का बंगाल की खाड़ी शाखा कैसे और कहाँ पर कितना बरसात करती है और कहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, सारे फैक्ट्स हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद।